Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 9 और 10 अगस्त के करंट अफेयर्स क्या हैं। और अगर आपने हमारा वीकली रिवीजन करंट अफेयर्स क्लास मिस किया है तो ऊपर आई बटन में आप उसे चेक कर सकते हैं। और आज की क्लास का जो पीडीएफ है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो वहां से भी आप उसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। पहला सवाल, भारत का पहला किसान रेल को हाल ही में हरी झंडी दी गई है पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। ये जो पहला किसान रेल है भारत का, ये महाराष्ट्र से कौन से राज्य के बीच में चला है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, बिहार। भारत का पहला किसान रेल महाराष्ट्र से बिहार के बीच में चला है। तो चलिए इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। पहली बार किसान रेल का जिक्र हुआ था वर्ष 2019 में हमारे यूनियन बजट में। और इसके तहत जो हमारा 2022 का एजेंडा है कि हमारे जो किसान हैं उनकी जो इनकम है उसे डबल कर दी जाए, उसके लिए ये बहुत बड़ा स्टेप है। और इससे जो हमारे किसान है उनका जो प्रोड्यूस है वो भारत के अलग अलग राज्यों में पहुंचाया जाएगा। तो चलिए इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि ये जो पहला किसान रेल है ये चला है महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच में। और ये जो ट्रेन है ये रन करेगी ऑन अ वीकली बेसिस, यानी साप्ताहिक रन करेगी ये ट्रेन। और इसका जो इनिशियल कॉम्पोजिशन होगा वो होगा 10+1 वीपीज। और इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दी गई थी, जो कि 2 लोगों ने दी है, जो कि है हमारे रेलवे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल और दूसरे हैं हमारे एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। ये जो ट्रेन है इसमें कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी भी अवेलेबल होगी, जिसके तहत जो भी खराब होने वाली चीजें हैं जैसे कि फल सब्जी, जो बेसिकली पेरिशेबल गुड्स है, उसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा भारत के अलग अलग राज्यों में। और बिहार से महाराष्ट्र के बीच में जो डिस्टेंस है 1519 किलोमीटर का, वो कवर किया जाएगा 31 घंटों में। तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, इनमें से किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी की सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी, दिल्ली। हाल ही में दिल्ली की गवर्नमेंट ने लॉन्च की है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। तो चलिए इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली वन ऑफ 10 दुनिया के सबसे ज्यादा 10 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में से एक में आता है। यहाँ का पोल्यूशन स्तर इतना ज्यादा है कि दिल्ली में हर दूसरा या तीसरे व्यक्ति को लंग रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम है। मेनली एस्थमा की प्रॉब्लम दिल्ली में बहुत ज्यादा है। इसे कॉम्बैट करने के लिए और दिल्ली में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करने के लिए वहां की सरकार लेके आई है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी। इसके तहत वो लोगों को रिक्वेस्ट कर रही है, अर्ज कर रही है कि वो स्विच करे टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। और इसके लिए उन्होंने कई सारे इंसेंटिव्स निकाले हैं। एक उनका काफ़ी फेमस इंसेंटिव है वो है स्क्रैपिंग इंसेंटिव, जिसके तहत काफ़ी ज़्यादा जो पुराना व्हीकल है उसे अगर कोई चेंज करना चाहता है टू इलेक्ट्रिक व्हीकल तो उसके लिए उन्हें इंसेंटिव दिया जाएगा या फिर कुछ वेवर दिया जाएगा, जो कि जिसका नाम है स्क्रैपिंग इंसेंटिव। इसके अलावा दिल्ली की सरकार प्लान कर रही है कि हर 3 किलोमीटर पर एक चार्जिंग स्टेशन अवेलेबल हो। तो चलिए इसकी डिटेल्स जान लेते हैं आगे। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने 7 अगस्त को लॉन्च किया है इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, जिसके तहत दिल्ली के पोल्यूशन लेवल्स को कम करने की कोशिश की जा रही है। और इसके तहत लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी। जो दिल्ली सरकार का ऑब्जेक्टिव है कि वर्ष 2024 तक जो 25% नई व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन हो वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हो। और इसके लिए वहां की सरकार ने कई सारे इंसेंटिव्स भी ऑफर किए हैं, जैसे कि आप जो रजिस्ट्रेशन या फिर रोड टैक्स है उस पर छूट दी गई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एग्जेम्प्ट किया गया है।
और इसके अलावा जो कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, बायर्स को उनमें वेवर मिलेगा उनके इंटरेस्ट ऑफ लोन में। मैं आपके लिए लिख देती हूँ, इंटरेस्ट ऑफ लोन में वेवर मिलेगा कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मॉनेटरी क्या इंसेंटिव्स दे रही है वहां की सरकार। नए इलेक्ट्रिक कार्स में अगर दिल्ली में खरीदे जाएंगे तो उन पर 1.5 लाख रुपीस तक का इंसेंटिव है। इसके अलावा जो टू व्हीलर्स है या फिर ऑटो है, रिक्शा है और फ्रेट व्हीकल्स पे 30,000 तक का इंसेंटिव दिया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली का प्लान है कि अगले 5 सालों में तकरीबन 5 लाख व्हीकल्स को कन्वर्ट किया जाए टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो अगले 5 इयर्स में उनका प्लान है कि 5 लाख व्हीकल्स को कन्वर्ट किया जाए टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। चलिए बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, इनमें से किस देश ने हाल ही में स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल इमरजेंसी घोषित की है आफ्टर वहां पर जो एक जहाज है उसने काफी ज्यादा फ्यूल स्पिल किया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए मॉरिशस। मॉरिशस ने हाल ही में खुद को डिक्लेयर किया है एज अ स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल इमरजेंसी बिकॉज एक जापानीज शिप ने वहां पर 1000 टन का ऑयल स्पिल कर दिया है। 25 जुलाई से ये स्टैंडर्ड था वहां के पोर्ट पर। तो चलिए इसकी डिटेल्स हम जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि जो इंडियन ओशन का आइलैंड है ऑफ मॉरिशस, उन्होंने हाल ही में 7 अगस्त को खुद को डिक्लेयर किया है एज अ स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल इमरजेंसी। और वहां पर जो एक जापानीज ओन्ड शिप है उसने 1000 टन का फ्यूल वहां पर ऑलरेडी स्पिल कर दिया है। वो जो एरिया जहां पर ये स्पिल किया गया है वो काफी सेंसिटिव है इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। वहां पे कई सारे कोरल रीफ्स वगैरह हैं और इससे अब वहां की जो मराइन लाइफ है उससे काफी ज्यादा खतरा हो सकता है। और इसी देखते हुए वहां के जो प्रधानमंत्री है प्रवीण जुगनाथ ने इस खुद को डिक्लेयर किया है एज अ स्टेट ऑफ इंटरनेशनल इमरजेंसी और ग्लोबली अपील की है लोगों को हेल्प करने के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं मॉरिशस के बारे में। मॉरिशस का कैपिटल है पोर्ट लुइस। मॉरिशस की करेंसी है मॉरिशियन रुपी और जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि उनके प्रधानमंत्री का नाम है प्रवीण जुगनॉथ। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, भारत इनमें से कौन से देश के कवकास एक्सरसाइज 2020 में भाग लेगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी रशिया। रशिया के कवकास एक्सरसाइज 2020 में भारत भाग लेगा। तो चलिए इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि भारत एक मल्टी मिलिट्री एक्सरसाइज रशिया की कावाकास 2020 स्ट्रैटेजिक कमांड एक्सरसाइज है उसमें हिस्सा लेगा जो कि ऑर्गेनाइज किया जाएगा अस्ट्राखान रशिया में। और इसमें 150 आर्मी पर्सनल शामिल होंगे और कुछ लोग होंगे फ्रॉम नेवी एंड एयरफोर्स। और इसके लिए 18 देशों को इनविटेशन दिया गया है जो कि है चाइना, ईरान, पाकिस्तान एंड टर्की, जिसमें शामिल है ये 4 देश जो कि है चाइना, ईरान, पाकिस्तान एंड टर्की। और इसके अलावा सेंट्रल एशियन रिपब्लिक भी शामिल होंगे जो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ का हिस्सा है। और इस एक्सरसाइज को कॉकेसस 2020 भी कहा जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि भारत और रशिया के बीच में कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हुई हैं। तो पहला है इंद्रा नेवल एक्सरसाइज, दूसरा है एवी एंडीरा एयरफोर्स एक्सरसाइज और तीसरा है टिसेंटर। चलिए बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, इनमें से किस संगठन ने हाल ही में $200 मिलियन की फाइनेंसिंग डील रिलायंस बांग्लादेश एलएनजी एंड पावर लिमिटेड के साथ साइन की है जिसके तहत वो 718 मेगावाट का पावर प्लांट डेवलप करेंगे बांग्लादेश में? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज
बी एशियन डेवलपमेंट बैंक। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आरबीएल के साथ $200 मिलियन की फाइनेंसिंग डील साइन की है। तो चलिए इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $200 मिलियन की फाइनेंसिंग डील साइन की है आरबीएल के साथ, जो कि है रिलायंस बांग्लादेश एलएनजी एंड पावर लिमिटेड, जिसके तहत वो 718 मेगावाट का कंबाइंड साइकिल गैस फायर्ड पावर प्लांट बांग्लादेश में बनाएंगे और उसे ऑपरेट भी करेंगे। और इसकी अनाउंसमेंट की गई है एडीबी द्वारा 7 अगस्त को। इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के बाद जो बांग्लादेश का डिपेंडेंस है इंपोर्टेड इलेक्ट्रिसिटी पर, वो काफी कम हो जाएगा। और ये डेवलप किया जाएगा पीपीपी के माध्यम से, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से। ये जो फाइनेंसिंग डील है $200 मिलियन की, इसके दो हिस्से होंगे ऑफ $100 मिलियन ईच। पहला देगी एडीबी $100 मिलियन और इसके अलावा दूसरा दिया जाएगा बाय एडीबी के लीडिंग एशिया प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से। तो चलिए अब बांग्लादेश के बारे में बात कर लेते हैं। बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका और बांग्लादेश की करेंसी है बांग्लादेशी टाका। चलिए बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। छठा सवाल, इनमें से किस बैंक में हाल ही में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 5% स्टेक खरीदा है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी यस बैंक। हाल ही में एलआईसी ने 5% तक का स्टेक खरीदा है यस बैंक में। तो चलिए इसकी डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है और इसके अलावा यस बैंक ने भी अनाउंसमेंट की है 6 अगस्त को कि एलआईसी ने लगभग 5% स्टेक खरीदा है उनके बैंक में और ये शेयर्स खरीदे गए हैं ओपन मार्केट से। ऑलरेडी यस बैंक में 0.75% स्टेक था एलआईसी का, जो कि अब बढ़कर हो गया है टू 4.9%। 4.98% तक बढ़कर हो गया है ये स्टेक। और अभी जो फ्रेश परचेज किया है एलआईसी ने, वो खरीदा है उन्होंने 105.98 करोड़ शेयर्स, जो कि रिफ्लेक्ट करता है 4.23%। इससे पहले जैसे कि हमने ऑलरेडी बात की है कि 0.75% स्टेक ऑलरेडी उनका येस बैंक में था, जिसमें वो होल्ड कर रहे थे 19 करोड़ शेयर्स, और अब टोटल उनके पास 4.9% स्टेक के लिए 125 करोड़ शेयर्स है येस बैंक के। तो चलिए बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां सवाल, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी हरदयाल प्रसाद को चुना गया है एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने अनाउंसमेंट की है कि उन्होंने चुना है हरदयाल प्रसाद को एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। तो चलिए हरदयाल प्रसाद के बारे में जान लेते हैं। वो एक सीजन बैंकर है जिन्हें बैंकिंग, इंटरनेशनल ऑपरेशंस और क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री का काफ़ी नॉलेज और एक्सपीरियंस है, और वो अपनी पोजीशन अज्यूम करेंगे 10 अगस्त 2020 को और रिप्लेस करेंगे नीरज व्यास को। चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, यूपीएससी के चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए प्रदीप कुमार जोशी। तो चलिए उनकी डिटेल्स जान लेते हैं। तो एडुकेशनलिस्ट प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को चुना गया है एज द चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी, जो कि है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और वो रिप्लेस करेंगे अरविंद सक्सेना को, जिनका टर्म खत्म होता है एज द यूपीएससी चेयरमैन ऑन 7 अगस्त। जैसे कि आप जानते हैं यूपीएससी जो एग्जामिनेशन है वो भारत के ब्यूरोक्रेट्स और डिप्लोमेट्स चुनने के लिए लिया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं
9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां सवाल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नए इंस्पेक्टर जनरल के रूप में किसे चुना गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज पीएस रानिपसे। पीएस रानिपसे को चुना गया है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नए इंस्पेक्टर जनरल के रूप में। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि पीएस रानिपसे को चुना गया है एज द न्यू इंस्पेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। वो 1995 के आईपीएस ऑफिसर है उड़ीसा केडर के, और इसके पहले वो सर्व कर रहे थे एज दी एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ विजिलेंस उड़ीसा में। और इसके अलावा उनका जो टेन्योर है वो होगा 5 वर्षों का, यानी कि वो सर्व करेंगे एज द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ फॉर 5 इयर्स। तो चलिए अब सीआरपीएफ के बारे में बात कर लेते हैं। सीआरपीएफ के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो है नई दिल्ली में। सीआरपीएफ का जो मोटो है वो है सर्विस एंड लॉयल्टी, यानी कि सेवा और निष्ठा, और इसकी खोज की गई थी 27 जुलाई 1939 में। बढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां सवाल, 78वां क्विट इंडिया मूवमेंट डे किस दिन मनाया जाएगा 2020 में? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी 8 अगस्त। 8 अगस्त को मनाया जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट भारत में। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो 8 अगस्त 2020 को मनाया गया है 78वां क्विट इंडिया मूवमेंट डे 2020। वर्ष 1942 में महात्मा गांधी जी ने मुंबई में स्पीच दी थी जिसमें उन्होंने लोगों से अपील की थी कि अब डू और डाई वाली सिचुएशन है, और उन्होंने इसके अलावा हमारे जो इसके अलावा उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी भी दी थी कि उन्हें अब भारत छोड़कर जाना होगा, और इसीलिए उसे भारत छोड़ो आंदोलन या फिर अगस्त क्रांति मूवमेंट भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां सवाल, अमेजिंग अयोध्या जो ये नई किताब है उसके लेखक कौन है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी नीना राय। नीना राय ने लिखी है ये नई किताब जिसका नाम है अमेजिंग अयोध्या। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि अमेजिंग अयोध्या जो कि एक नई किताब है जिसमें जो भगवान राम है उनकी जो बर्थ प्लेस है अयोध्या उसके बारे में काफी कुछ लिखा गया है, और इसे लिखा है नीना राय ने। इस बुक को पब्लिश करेगी ब्लूम्सबरी पब्लिशिंग हाउस, और इसके अलावा ये अयोध्या की हिस्ट्री पर भी काफी बातचीत करेगी या फिर काफी सारे डिटेलिंग्स देगी, और ये बुक रिलीज होगी नवंबर 2020 में। जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में अयोध्या में फाउंडेशन स्टोन रखा गया था बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और उस लाइव टेलीकास्ट को देखा गया था 16 करोड़ भारतीयों द्वारा। तो आप समझ सकते हैं इससे कितने ज्यादा लोग अटैच्ड हैं अयोध्या से, कितने ज्यादा लोगों के सेंटिमेंट्स हैं अयोध्या के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां सवाल, 2021 के आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी इंडिया। 2021 के आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा भारत। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ लिया है और डिस्कस कर लिया है कि भारत 2021 के 2020 वर्ल्ड कप मेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया जो इस साल का पोस्टपोन हुआ था टूर्नामेंट 2022 में उसकी मेजबानी करेगा, और इसकी अनाउंसमेंट की है आईसीसी ने 7 अगस्त को। इसके अलावा आईसीसी ने ये भी कंफर्म किया है कि जो औरतों का 50 ओवर का वर्ल्ड कप है जो कि होने वाला था 2021 के फरवरी मार्च में, उसे पोस्टपोन कर दिया गया है वर्ष 2022 में, और उसकी मेजबानी करेगा न्यूजीलैंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13वां सवाल, किस दिन
नागासाकी डे हर साल मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज सी 9 अगस्त। 9 अगस्त को हर साल नागासाकी डे मनाया जाता है। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। जैसा कि आप जान रहे थे कि 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और इस साल यानी कि वर्ष 2020 में 75 वर्ष हो गए हैं ऑफ द हिरोशिमा एंड नागासाकी डे। 6 अगस्त को यूएस ने एक बॉम्ब ड्रॉप किया था, यूरेनियम बॉम्ब ड्रॉप किया था जापान के शहर हिरोशिमा पे, और ठीक 9 अगस्त यानी कि 3 दिन बाद 1945 में नागासाकी पर और एक यूरेनियम बॉम्ब ड्रॉप कर दिया गया था और इसमें 1,40,000 लोगों की जान गई थी। जो ये बॉम्ब्स थे इनका नाम था लिटिल बॉय एंड फैट मैन। और इसके बाद जापान को मजबूर होकर सरेंडर करना पड़ा था वर्ल्ड वॉर 2 में। तो चलिए बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां सवाल, इनमें से किसे नियुक्त किया गया है श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी महिंदा राजापक्सा। महिंदा राजापक्सा ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो 9 अगस्त 2020 को श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति श्री महिंदा राजापक्सा ने शपथ ली है एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो चलिए अब श्रीलंका के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। श्रीलंका का कैपिटल है कोलंबो और श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपी। चलिए बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां सवाल, विश्व आदिवासी दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी 9 अगस्त, यानी कि 9 अगस्त को वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाया जाता है। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि 9 अगस्त को वर्ल्ड ट्राइबल डे मनाया जाता है और इसके अलावा यूनाइटेड नेशंस और दुनिया के अलग अलग संगठन सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल या फिर वर्ल्ड ट्राइबल डे। पहली बार इसकी मीटिंग यानी कि यूनाइटेड नेशंस वर्किंग ग्रुप ऑन इंडिजीनियस पॉपुलेशंस की मीटिंग हुई थी जिनीवा में वर्ष 1982 में और तब से 9 अगस्त को वर्ल्ड ट्राइबल डे के रूप में मनाया जाता है। इसमें जो हमारे इंडिजीनियस पॉपुलेशन है या फिर आदिवासी लोग हैं उनके क्या राइट्स हैं, उनके क्या अधिकार है, उसके बारे में लोगों को जागरूक कराया जाता है और उन्हें कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए अलग अलग जो संस्था है या फिर संगठन है वो इसके ऊपर चर्चा करती है। तो चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com जहाँ पर आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चाहे वो बैंकिंग के हो, एसएससी के हो, रेलवे के हो, जैब हो, कैब हो या फिर पैरा 13.2 हो। इस वेबसाइट पर जाकर आप उसे डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर पाएंगे अपने अकाउंट में 24/7, चाहे हमारी test.ambitiouspower.com वाली वेबसाइट हो या फिर हमारे ऐप हो। इसके अलावा कोई भी शिकायत हो या कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ आप नीचे हमें कमेंट करके बताइए और अगर आपकी कुछ स्पेसिफिक डिमांड हो तो भी बताइए ताकि वो वीडियो हम आपके लिए लेके आ सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।